अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, भारतीय इतिहास के कुछ विषय या भारतीय इतिहास के कुछ मौजूआत, ये हमारा जो है सेकंड आपकी जो बुक किताब है उसका ये 8वां अध्याय है। और 8वें अध्याय में बच्चों ये सेकंड क्लास है, टॉपिक है जमींदार। इसी को हम जो है कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जिन बच्चों ने हमारे चैनल अमरीन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने सहपाठियों से शेयर नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। टॉपिक है जमींदार। देखते हैं बच्चों। मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक गांवों में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात न कर ले जिनकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन जो कृषि में सीधी हिस्सेदारी नहीं करते थे। ये जमींदार थे तो जमीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। जमींदारों की बढ़ती हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था, दूसरा कारण यह था कि वे लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं खिदमत देते थे। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी कि उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, इन्हें मिल्कियत कहते थे। यानी कि जमींदारों की जो जमीन थी उसे क्या बोलेंगे बच्चों? उसे बोलेंगे मिल्कियत। समझ रहे बच्चों? तो एक ये डायरेक्ट सवाल बच्चों आता है, जो मुगल काल है तुम्हारा मध्यकालीन इतिहास है, उसमें डायरेक्ट जो है जो टर्म के सवाल डायरेक्ट आते हैं, और खास तौर से सल्तनत काल के और मुगल काल के। बच्चे ये मतलब अमूमन बच्चे कर नहीं पाते हैं, लेकिन ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मिल्कियत कहते हैं यानी कि संपत्ति। मिल्कियत क्या है? संपत्ति। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे या उन्हें गिरवी रख सकते थे। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था और सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी, जिसमें घुड़सवारों, तोपखाने, पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। इस तरह हम मुगल कालीन गांवों में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें तो जमींदार इसके संकरे शीर्ष का हिस्सा था। अबुल फजल इस इशारा करते हैं कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। इसमें तथाकथित मध्यम जातियों की खासी नुमाइंदगी थी, जैसा कि हमने पहले देखा है, और इसी तरह कई मुसलमान जमींदारों की भी। समसामयिक दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत रहा होगा। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों का कमजोर लोगों को बेदखल करना, मगर इसकी संभावना कम ही है। किसी जमींदार को इतने आक्रामक रुख की इजाजत राज्य देता हो जब तक कि एक राज्यादेश सनद के जरिए इसकी पुष्टि पहले ही नहीं कर दी गई हो। इससे भी महत्वपूर्ण थी जमींदारी को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। स्रोतों में इसके दस्तावेज भी शामिल हैं। ये कई तरीके से किया जा सकता था। नई जगहों को बसाकर, जंगली बारी, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर। सही वे प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। एक समांतर सैनिक बल। आइन के मुताबिक मुगल भारत में जमींदारों की मिलीजुली सैनिक शक्ति इस प्रकार थी: लगभग 3,84,558 घुड़सवार, 4,27,000 जो है 42,77,000 पैदल और 1863 हाथी और 4260 तोप और 4500 नाव। ये एक समांतर सैनिक बल है जो आइन के मुताबिक है। 3,84,000 घुड़सवार है और जो है
लगभग 42,77,000 पैदल सैनिक हैं और 1863 हाथी हैं और 4260 तोप है और 4500 नाव है। कई कारणों से मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर नियंत्रण पुख्ता किया। इसी तरह मध्य और दक्षिण पश्चिमी बंगाल में किसान पशुचारियों जैसे सदगोप ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की। जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतीहरों को खेती के साजो सामान व उधार देकर उन्हें बसने में भी मदद की। जमींदारी की खरीद फरोख्त से गांवों के मौद्रिकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की जमीनों की फसल भी बेचते थे। ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि जमींदार अक्सर बाजार होट स्थापित थे जहां किसान भी अपनी फसलें बेचते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का पुट था। दो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक तो ये कि भक्ति संतों ने जहां बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के जो है दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की, वहीं उन्होंने जमींदारों को, या फिर दिलचस्प बात यह है कि साहूकारों किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वालों के रूप में नहीं दिखाया। आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी ही उनके गुस्से का निशाना बना। दूसरे 17वीं सदी में भारी संख्या कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। आज़ादी के बाद भारत में जमींदारी व्यवस्था खत्म कर दी गई। इस अनुभाग को पढ़िए और उन कारणों की पहचान कीजिए जिनकी वजह से ऐसा किया गया। भू राजस्व प्रणाली। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था के देख रेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। लोगों पर कर का बोझ अर्पित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। भू राजस्व के इंतजामात में दो चरण थे। पहला कर निर्धारण, दूसरा वास्तविक वसूली। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम थी। देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भू राजस्व के इंतजाम में दो चरण थे। पहला कर निर्धारण, देखो पहला कर का निर्धारण होगा, देख रहे बच्चों। दूसरा वास्तविक वसूली होगी, ठीक है। फिर है जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम थी। जो हासिल है वो कर का निर्धारण है। फिर दूसरी वास्तविक वसूली है। जमा निर्धारित रकम थी, लेकिन जो सच वसूल की गई है उसे हासिल बोलते थे। अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वालों के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे अमील गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर नकद भुगतान करे, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। हर प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया। उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी जमीनों की नपाई के प्रयास जारी रहे। मसलन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतीहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई।
जैसा कि हमने देखा है उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और उनकी नपाई नहीं हुई। अमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानून का पालन हो रहा था। अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण। आइन में वर्गीकरण के मापदंड की निम्नलिखित सूची दी गई है। अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और हर एक वर्ग की जमीन के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। पोलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है, जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। परौती वह जमीन, देखो बच्चों, पोलज पोलज तो वह जमीन है जिसमें जो है साल में जो कभी खाली नहीं रहती और लगातार जो है फसल उत्पादन होता है। दूसरी है परौती जमीन, जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती जो है रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके, यानी कि जो उसका उपजाऊपन है दोबारा प्राप्त हो जाए जमीन का। तो कुछ टाइम के लिए जमीन को सिंपल छोड़ देंगे और फिर जो है उस पर जो है खेती करेंगे। चचर वह जमीन जो 2 या 4 वर्षों तक खाली रहती है, ठीक है, चचर। बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई। पहले 2 प्रकार की जमीन की 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम और खराब। वे हर किस्म की जमीन के उत्पादन को जोड़ देते हैं और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों दोबारा रिपीट करते हैं। पोलज वह जमीन कभी भी साल में मतलब जो है जिसमें हर टाइम फसल का उत्पादन होता है। परौती वह जमीन है जिसमें कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है, जैसे ही उसमें उपजाऊपन दोबारा प्राप्त करती है जमीन, फिर फसल जो है उसमें उगा लेते हैं। चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्ष तक खाली रहती है। बंजर वह है जो 5 या उससे अधिक वर्षों तक जमीन खाली रहती है। अपने अधीन इलाकों में जमीन का वर्गीकरण करते वक्त मुगल राज्य ने किन सिद्धांतों का पालन किया? राजस्व निर्धारण किस प्रकार किया जाता था? मुगल साम्राज्य का विस्तार। भू राजस्व की वसूली पर साम्राज्य के विस्तार का क्या प्रभाव पड़ा? देख रहे हो बच्चों, अब यहाँ पे ये मनसबदारी व्यवस्था का जो है जिक्र आया है, इसका थोड़ा हम देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी था, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान जाता था, जबकि उनसे ज्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। समय समय पर उनका तबादला किया जाता था। समझ रहे बच्चों, मनसबदारी से आप क्या समझेंगे? मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र। क्या है? सैनिक मतलब जो नौकरशाही है, वो जो नौकर है वो सैनिक है, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान तथा उनमें से ज्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। उनको जो है हिस्से दे दिए जाते थे, मनसबदार बना दिया। मानो कोई जो है 50 गांव या 20 गांव या 100 गांव दे दिए, तो उसका जो है वो वहाँ उसका जो है मतलब जो सैनिक और नागरिक दोनों शासन वहां पर देखेगा, टैक्स वसूल करेगा किसानों से, जमींदारों से। बाद में जो है कुछ हिस्सा शाही खजाने में और बाकी जो है वो अपना जो वो मतलब सेना रखते हैं, या टैक्स कलेक्शन करने में जो उनके मतलब मुलाजिम अदर वो रखते हैं, जो खर्चा होता है उसका यूज करते हैं। बच्चों यहाँ पर बाबर का शासन 1530 की बात कर रहे हैं। 1605 में अकबर का शासन है और औरंगजेब का शासन जो है 1707। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे बच्चों, देखो जहां पर देखो इस तरह का ये चौकोर है, ये देख रहे हो बच्चों आप, थोड़ा सा ध्यान से देखने का फिगर है ये। देखो ये जो है इतना क्षेत्र जो है ये वाला जो सबसे डार्क है, जो सबसे डार्क रीजन है बच्चों, ये रीजन हो जाएगा आपका बाबर का 1530 में। और जो ये बादामी बादामी रीजन है बच्चों, समझ रहे हो, टोटल
हो जाएगा तुम्हारा जो है, सॉरी 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 सॉरी, जो ये तुम्हारा जो है नी, ये जो है बादामी बादामी, ये अकबर का हो जाएगा बच्चों। ठीक है। और टोटल जहां पे जो है ये पूरा डॉट डॉट मतलब लिए हुए है, ये देख रहे हो, ये यहाँ से देख पूरा ये इस तरह से, ये पूरा ये हमारा जो है औरंगजेब का शासन हो जाएगा। तो औरंगजेब का शासन जो है बहुत अधिक मतलब बड़े लेवल पर फैला हुआ है। अच्छा, एक सवाल बच्चों ये आता है, जैसे यहाँ रीजन की बात हो रही है कि मतलब जो है बाबर के टाइम में हिंदुस्तान के कितने सूबे थे, अकबर जो शासन कर रहे हैं तो उस टाइम सूबों की संख्या कितनी है, और जिस टाइम औरंगजेब शासन कर इंडिया पे तो उस टाइम जो है जो सूबे हैं या प्रांत हैं उनकी संख्या कितनी है, ये जनरली सवाल जो है पूछा जाता है। इस आप बच्चों आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, नगद या जींस, आइन से यह एक और अनुच्छेद है, अमील गुजार सिर्फ नगद लेने की आदत न डाले बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार है। यह बात वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता है। पहला, कणकूट। हिंदी जुबान में कण का मतलब है अनाज और कूट का है अंदाजा। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बदतर, और इस तरह शक दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाज में किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। दूसरा, बटाई, जिसे भाओली भी कहते हैं। पहला तो हो गया बच्चों कणकूट। कणकूट का मतलब क्या है, जो हम टैक्स इकट्ठा करेंगे मतलब फसल में, ये उसका आकलन है, समझ रहे हो। तो इसमें फिर इसमें जो है इससे अगला हो जाएगा भाओली। फसल काट कर जमा कर लेते हैं और फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में रजामंदी में बंटवारा करते हैं, लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षकों की जरूरत पड़ती है, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाज की नीयत रखते हैं। तीसरे, खेत बटाई, जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं। खेत बटाई, बीज बो दिया और खेत बांट लिया कि भी इस हिस्से में जो जो उत्पादन होगा वो जो है मेरा हो जाएगा, इस तरीके से। चौथा, लौंग बटाई, फसल काटने के बाद वे उसका ढेर बना लेते हैं और फिर उसे अपने में बांट लेते हैं। हर एक पक्ष अपना हिस्सा घर ले जाता है और उससे मुनाफा कमाता है। ठीक है, लौंग बटाई, देख रहे हो बच्चों। तो लटाई में क्या है, फसल का उसका जो है ढेर लगा लिया और जो है अपना अपना हिस्सा बांट लिया। और जो है बच्चों खेत बटाई क्या है, जैसा सिंपल खेत में जो है फसल बो दी, बीज बो दिया, उसके बाद फसल का जो है खेत का टुकड़ा जो है बांट लेते थे कि इस हिस्से का जो उत्पादन होगा ये किसान का रहेगा और दूसरे हिस्से का जो उत्पादन होगा वो जो है राज्य को मिलेगा। भावोली, फसल काट कर जमा कर लेते हैं, फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में रजामंदी से बंटवारा करते हैं। और कड़कूट, अनाज, जो मतलब फाइनल फसल कटने के बाद में जो अनाज होता है और उसे जो है फिर उसको बांट लेते हैं। राजस्व निर्धारण व वसूली की हर एक प्रणाली में खेती हरों पर क्या फर्क पड़ता है। जमा, 1665 में अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब के द्वारा दिए गए हुक्म का एक अंश है, वे परगनाओं के अमीनों को निर्देश दें कि वे हर गांव, हर किसान, आसामी वार के बाबत खेती के मौजूदा हालात पर का पता करें और बारीकी से उनकी जांच करने के बाद सरकार के वित्तीय हितों वे किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें। समझ रहे बच्चों। चांदी का बहाव, मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में था जो 16वीं व 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। ये साम्राज्य थे मिंग चीन में, सफावी ईरान में और ऑटोमन तुर्की में। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की।
खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया की खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई, तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हुआ। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। नतीजतन 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिति बनी रही। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार, सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार, दूसरी तरफ मुगल राज्य को नकदी कर उगाने में आसानी हुई। इटली के एक मुसाफिर जोवान्ना कार्कारेरी, जो लगभग 1690 में भारत से होकर गुजरा था, ने इस बात का बड़ा सजीव चित्रण पेश किया किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी, और उससे हमें यही पता चलता है कि शत्रु भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नकद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। बच्चों देखो यहाँ औरंगजेब द्वारा जारी किया गया चांदी का एक सिक्का है, देख रहे हो बच्चों। और जो है अकबर द्वारा जारी किया गया चांदी के रुपये की दोनों तरफ, देख रहे हो बच्चों। इस पे जो है देखो यहाँ को डेट भी है, शायद कोई लिखी हुई है इस पर जो है, इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा लिख रहा है बच्चों। इस पर इस्लामिक जो है मंत्र कह दो, या एक मतलब जो है कलमा बोलते हैं बच्चों, जिसमें माने के ईश्वर पर जो है अपनी अकीदा और विश्वास किया जाता है, उसका मीनिंग है। यूरोपीय बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के वस्त्र उत्पादन का उदाहरण देख रहे हैं बच्चों। देखो ये क्या शानदार मतलब जो है पेंटिंग और जो है कशीदाकारी की गई है। भारत में चांदी कैसे आई? जोवन्ना करेरी के लेख देखो बच्चों, थोड़ा लेख है, इसे हम देखते हैं, ठीक है। इसमें है कि सॉरी 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 भारत में चांदी कैसे आई। ये जो है जो वानी का कारेडी का लेख है, बंडर के लेख पर आधारित है कि निम्नलिखित अंश में से हमें पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में कितनी भारी मात्रा में बाहर से धन आ रहा था। मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए पाठक इस बात पर गौर करें कि दुनिया भर से बिचरने वाला सारा सोना चांदी आखिरकार यहीं पहुंच जाता है। ये सब जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है और यूरोप के कई राज्यों से होते हुए इसका थोड़ा सा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के लिए तुर्की में जाता है और थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए स्मिर्ना होते हुए फारस पहुंचता है। अब चूंकि तुर्की लोग कॉफ़ी से अलग नहीं रह सकते, तो जो कि ओमान और अरबिया से आती है, ना ही फारस और अरबिया और तुर्की भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते हैं। वे मुद्रा की विशाल मात्रा लाल सागर पर बेबल मंडेल के पास स्थित मोचा भेजते हैं और इसी तरह से वे मुद्राएं भारत की खाड़ी पर स्थित बसेरा भेजते हैं। बाद में सारी संपत्ति जहाज़ों से हिंदुस्तान भेज दी जाती है। भारतीय जहाज़ों के अलावा जो डच, अंग्रेजी और पोलिश जहाज हर साल हिंदुस्तान की वस्तुएं लेकर पेगू, तानेसेरी, म्यांमार के हिस्से, श्याम, थाईलैंड, सीलोन, श्रीलंका, मालदीव के टापू, मोजाम्बिक और अन्य जगह ले जाते हैं। इन्हीं जगहों को निश्चित तौर पर बहुत सारा सोना चांदी इन देशों से लेकर वहां हिंदुस्तान पहुंचाना पड़ता है। वो सब कुछ जो डच लोग जापान की खानों से हासिल करते हैं, देर सवेर हिंदुस्तान को चला जाता है। यहाँ से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वो फ्रांस जाएं या इंग्लैंड या पुर्तगाल, सभी नकद में खरीदी जाती हैं और नगद वहीं हिंदुस्तान रह जाता है। अबू फजल की आईने अकबरी में देखो पढ़ते हैं, एक अंश दिया गया है।
आइन ए अकबरी अकबर आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबू फजल ने उठाया था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष 1558 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। आइन इतिहास लिखने के लिए एक ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा था जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। पहली 2 जिल्द ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। इन हिस्सों पर अब अध्याय 9 में ज्यादा करीबी नजर डालेंगे। तीसरी जिल्द आईन अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। आइन कई मसलों पर विस्तृत से चर्चा करती है: दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाज, अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांत सूबों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा इन सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी से देती है। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके उन्होंने उन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद थी। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। इस तरह हमारे लिए आइन अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आइन का नजरिया क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नजरिया है, या यूं कहें कि समाज के सिर से देखी गई समाज की तस्वीर। आइन 5 भागों दफ्तर का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से ताल्लुक रखती है। दूसरा भाग सिपह, आबादी, सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। इसमें शाही अफसरों, मनसबदार, विद्वानों, कवियों, कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियाँ शामिल है। तीसरा मुल्क आबादी वह भाग है जो साम्राज्य में प्रांतों के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं तफसील से दी गई हैं। इसमें सूबों और उनके तमाम प्रशासनिक व वित्तीय इकाइयों, सरकार, परगना, महल के भौगोलिक, स्थलाकृतिक, आर्थिक रेखा चित्र भी शामिल है। इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व भी दी गई है। सूबा इस तरह की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबे के नीचे की कई इकाई सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई हैं, जहां पर हर तालिका में 8 खाने हैं जो हमें निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं: परगनात यानी कि महल, किला, और जो है अराजी यानी कि जमीन, मुद मापे गए इलाके, नकदी नकद निर्धारित राजस्व, सुयूरगल दान में दिया गया राजस्व अनुदान, जमींदार खाने और जमींदारों की जातियां और उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही, प्यादा व हाथी, फील सहित उनके फौज की जानकारी दी गई है। मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक व पेचीदा चित्र पेश करती हैं। चौथी और 5वीं किताबें दफ्तर भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक रखते हैं। इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये जो आईन अकबरी है उसके बारे में बताया गया है कि मतलब जो है किस विषय पे इसके मतलब चैप्टर डिवाइड हुए हैं, इसके भाग डिवाइड हुए हैं। और देखो आइन जो है 5 भागों में है बच्चों, ठीक है, 5 भागों में है। पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार उसके रख रखाव से ताल्लुक रखती है। दूसरा भाग सिपह, आबादी, सैनिक और नागरिक प्रशासन, नौकरों की व्यवस्था के बारे में। शाही अफसरों, मनसबदारों, विद्वानों, कवियों, कलाकारों का संक्षिप्त जीवनी शामिल है। तीसरा मुल्क आबादी वह भाग है जो साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलुओं, राजस्व की दरों के आंकड़ों का विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं तफसील से दी गई हैं, जिसमें सूबों और उनके तमाम प्रशासनिक व वित्तीय इकाइयां, सरकार, परगना, महल के भौगोलिक, स्थलाकृतिक और आर्थिक रेखा चित्र भी शामिल है। इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन, निर्धारित राजस्व कर दी गई है।
सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबों के नीचे की इकाई सरकारों के बारे में विस्तार से बताती हैं। ये सूचनाएं तबत तरीके से दी गई हैं जहां हर तालिका में 8 खाने हैं जो हमें निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं। परगनाथ महल किला। अब देखो बच्चों, जो सूबा स्तर की जो जानकारी है, सूबे को जो है सरकारों में बांटा गया है, यानी कि जो आज के डिस्ट्रिक्ट है इस तरीके से, और डिस्ट्रिक्ट को बांटा है परगना में। परगना के बाद जो है महल होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 8 खाने हैं बच्चों। तो उसमें जो है ये 8 के 8 खाने जो है हमें बताए गए हैं। अच्छा जी। अब इसमें मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक व पेचीदा चित्र पेश करती है। चौथी और पांचवी किताबें दफ्तर भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक रखती है। इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का संग्रह भी है। बच्चों यहाँ पे अबू फजल अपने आश्रयदाता को अकबरनामा की पांडुलिपि पेश कर रहा है, देख रहे हो यहाँ बच्चों। खुश खुशकिस्मती के गुलाब बाग की सिंचाई। नीचे दिए गए अंश में अबू फजल ने बड़े साफ तौर पर यह खुलासा किया कि उसने कैसे और किन से अपनी सूचनाएं हासिल की। गुलाब बाग की सिंचाई समझ रहे बच्चों, किसे किसके बारे में कह रहे हैं। अबू फजल वल्द मुबारक को यह शानदार हुक्म दिया गया कि शानदार घटना और राज्य क्षेत्र अधीन करने वाले हमारी फतहों की दास्तान ईमानदारी के कलम से लिखो। तसल्ली से मैंने काफ़ी खोजबीन और मिन्हत करके महामहिम की गतिविधियों के सबूत और दस्तावेज इकट्ठे किए। बहुत समय तक राज्य के मुलाजिमों व विभाग के सदस्यों के साथ जवाब तलब किया। अब जो है जवाब तलब किया। मैंने सच बोलने वाले समझदार बुजुर्गों और फुर्तीले दिमाग वाले सत्यकर्मी जवानों दोनों को परखा और उनके बयानों को लिखित रूप में दर्ज किया। सूबे को शाही हुक्म जारी किया गया कि पुराने मुलाजिमों में जिस किसी को बीते वक्त की घटनाएं याद हों, पूरे विश्वास के साथ या मामूली शक के साथ वे अपने संस्मरण को लिखें और उसे दरबार भेज दें। उस पाक मौजूदगी के कक्ष से एक और हुक्म रोशन हुआ, वो ये कि जो सामग्री जमा की जाए उसे शाही मौजूदगी में पढ़कर सुना जाए और बाद में जो कुछ भी लिखा जाए उसे उस इस्पाहान किताब में परिशिष्ट की शक्ल में जोड़ दिया जाए। और ये ऐसे ब्यौरे जो जांच पड़ताल की बारीकियों की वजह से या मामले के बारीकियों की वजह से उसे समय अंजाम तक नहीं लाया जा सके, उन्हें बाद में दर्ज करूँ। सुवरी अध्यादेश का खुलासा करने वाले इस शाही हुक्म से अपनी गुप्त फिक्र से राहत पाकर मैंने ऐसे कच्चे प्रारूप लिखने की शुरुआत की जिससे शैली या विन्यास की खूबसूरती नहीं थी। मैंने इलाही संवत के 19वें साल से, जब महामहिम की दानिशमंद अकल से दस्तावेज दफ्तर स्थापित किया गया था, घटनाओं का इतिहास हासिल किया और उसके भरे पूरे पन्नों से मैंने कई मामलों का ब्यौरा पाया। काफ़ी तकलीफें उठाकर उन सभी हुक्मों की मूल प्रति या नकल हासिल की गई जो राज्याभिषेक से लेकर आज तक सूबों के जरिए किए गए थे। काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने उनसे कई रिपोर्टों को शामिल किया जो साम्राज्य के विभिन्न मामलों या दूसरे देशों में घटी घटनाओं के बारे में थे और जिन्हें ऊंचे अफसरों और मंत्रियों ने भेजा था। और जवाब तलब में खोजबीन के तंत्र से मेरी मेहनत पसंद रूह संतृप्त हो गई। बड़ी कर्मठता के साथ वे कच्चे सौदे व ज्ञान पत्र भी हासिल किए जो जानकार और दूरदर्शी लोगों ने लिखे थे। इन तरीकों से खुशकिस्मती के इस गुलाब बाग अकबरनामा को सींचने और नमी देने के लिए मैंने हौज बनाया। समझ रहे बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे आइन का अनुवाद है। आइन की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लैकमेल ने इसे संपादित किया और कलकत्ता, आज का कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी जो है बिब्लियोथीका श्रृंखला में इसे छापा। समझ रहे हो। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लैकमेल का है 1873। बाकी 2 खंडों के अनुवाद एच एस जैरेट ने किए।
तो हालांकि बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आइन को आधिकारिक तौर पर सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया था, और फिर भी यह किताब आधिकारिक दस्तावेजों की महज नकल से कहीं बढ़कर थी। हम जानते हैं कि इसकी पांडुलिपि को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। इससे ऐसा लगता है कि प्रामाणिकता की खोज में अबू फजल काफी सावधानी बरत रहे थे। उदाहरण के तौर पर मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उसकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की जाती थी। सांख्यिकी वाले खंडों में सभी आंकड़ों को अंकों के साथ शब्दों में लिखा गया ताकि बाद की प्रतियों में नकल की गलतियां कम से कम हो। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आइन का अध्ययन किया वे बताते हैं कि यह ग्रंथ पूरी समस्याओं से परे नहीं है। जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई हैं। ऐसा माना जाता है कि या तो ये अंगणित की छोटी मोटी चूक हो या फिर नकल उतारने के दौरान अबू फजल के सहयोगियों की भूल। आप पर ये गलतियां मामूली है, पर एक व्यापक स्तर पर किताबों के आंकड़ों की सच्चाई को कम नहीं करती। आइन की एक और सीमा यह है कि इसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। सभी सूबों में आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए। मतलब जहां कहीं सूबों के लिए जमींदारों के जाति के मुतालिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई, वहीं बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं है। इसी तरह जहां सूबों के लिए राजकोषीय आंकड़े बड़ी तफसील से दिए गए हैं, वहीं उन्हें इलाकों से कीमतों और मजदूरी जैसे इतने ही महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए हैं। कीमतों और मजदूरी की दरों की जो विस्तृत सूची आइन में दी गई है, वह साम्राज्य की राजधानी आगरा या उसके इर्द गिर्द के इलाकों से ली गई है। जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है। इन सीमाओं के बावजूद आइन अपने समय के लिए एक असामान्य व अनोखा दस्तावेज है। मुगल साम्राज्य के गठन और उसकी संरचना को मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियां दिखाकर उसके बाशिंदों व उत्पादों के बारे में सांख्यिकीय आंकड़े देकर अबू फजल मध्यकालीन इतिहासकारों की अब तक प्रचलित परंपराओं से कहीं आगे निकल गए, और यह निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि थी। गौरतलब है कि मध्यकालीन भारत में अबू फजल से पहले के इतिहासकार ज्यादातर राजनीतिक वारदातों के बारे में ही लिखते थे। जंग फतेह, सियासी साजिशें या वंशीय उथल पुथल। देश उनके लोग उत्पादों का जिक्र गाहे बगाहे प्रसंगवश ही आता है, वह भी ऐसे लेख साज सज्जा के रूप में जिसकी दिशा मूलतः राजनीतिक होती थी। भारत के लोगों और मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत सूचनाएं दर्ज करके आइन ने स्थापित परंपराओं को पीछे छोड़ दिया, और इस तरह 17वीं सदी के मुहाने पर भारत के अध्ययन के लिए एक संदर्भ बिंदु बन गया। जहां तक कृषि संबंधों का सवाल है, आइन के सांख्यिकीय सबूतों की अहमियत चुनौतियों से परे है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण लोगों, उनके पेशों और व्यवसाय, साम्राज्य की व्यवस्था और उसके उच्चाधिकारियों के बारे में जो सूचनाएं यह ग्रंथ मुहैया कराता है, उनके मदद से इतिहासकार समकालीन भारत के सामाजिक ताने बाने का इतिहास पुनः रचते हैं। काल रेखा मुगल साम्राज्य के इतिहास के मुख्य पड़ाव। 1526 दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बनता है। 1530-40 हुमायूं का शासन का पहला चरण है। 1540-55 शेर शाह से हारकर हुमायूं सफावी दरबार प्रवासी बनकर रहता है। 1555-56 हुमायूं खोए हुए राज्य को फिर से हासिल करता है। 56 से और 1605 अकबर का शासनकाल लगभग 50 साल, और जो है 1605 से 1627 जहांगीर का शासनकाल है। 1628 से 1658, ठीक है, लगभग जो है 30 साल शाहजहां का शासनकाल है। और 1658 से ये बच्चों जो है 1707 ये औरंगजेब का शासनकाल है। 1739 से नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है। 1739 में अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराता है। 1765 बंगाल के दीवानी
बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए जाते हैं 1765 में। और 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजी गद्दी से हटा देते हैं और देश निकाला देकर रंगून, आज का यांगून, म्यांमार में भेज देते हैं। बच्चों, जो हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज है वो अलग से चल रही है। अमरीन पाठशाला चैनल पर आप जो है सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ जाएंगे तो प्लेलिस्ट सर्च करके आप जो है वो देख सकते हैं। जिन बच्चों ने हमारे चैनल अमरीन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।